हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़ और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और इसका चैप्टर नंबर 4 सारणिक। आज का जो लेक्चर है बिल्कुल स्पेशल होने वाला है, तो बहुत ही ध्यान से आपको सारी चीज़ों को समझना है। आज हम लोग सारणिक और अवयव के अनुप्रयोगों का अध्ययन करेंगे कि किस तरह से सारणिक और अवयव का इस्तेमाल करते हुए हम दी गई समीकरणों को हल कर सकते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास 3 समीकरणें दे रखी है। बिल्कुल ये जो 3 समीकरणें जो x, y और z चर के अंदर हमें 3 समीकरणें दे रखी है। यहाँ पर हमारे पास x, y और z का मान है जो अज्ञात है, अर्थात उसे हमें ज्ञात करना है। और इन तीनों समीकरणों को हम लोग सारणिक और अवयवों का इस्तेमाल करते हुए ही ज्ञात करेंगे। तो देखिए किस प्रकार से कर सकते हैं। इन तीनों समीकरणों को जो रेखिक समीकरण है, किस प्रकार के समीकरण है? रेखिक समीकरण है और 3 चरों वाले रेखिक समीकरण है। और चर कौन से? x, y और z, जो हमें क्या है? अज्ञात हैं, ऐसा हम मान रहे हैं। उन्हें हमें ज्ञात करना है। तो इन तीनों रेखिक समीकरणों को हम लोग मान लेते हैं, इस प्रकार लिख रहे हैं अवयव के रूप में। माना अवयव a जो है वो हमारा इस प्रकार बन रहा है a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, c2, c3। ये हमने एक अवयव मान लिया। एक अवयव इस प्रकार से बन रहा है और इन्हीं से एक अवयव और बनाते हैं जिसे हम कैपिटल एक्स से दर्शा रहे हैं, और वो है x, y और z। इन चरों से बनने वाला अवयव है जिसे हमने x नाम दिया है। नेक्स्ट देखिए, एक अवयव हम लोग यहां पे b बना रहे हैं जो d1, d2 और d3 से मिलके बना है। अब हम लोग चैप्टर जो है 3rd पूरा पढ़ चुके हैं और 4th चैप्टर मोस्टली हम 4.4 तक पढ़ चुके हैं। तो उन्हीं नियमों का इस्तेमाल करते हुए हम किस प्रकार से इन्हें लिखें। तो हम लोगों ने देखा कि 2 अवयव कब गुणा होते हैं। तो आप कहोगे सर 2 अवयवों को गुणा करने के लिए आवश्यक है कि जिन 2 अवयवों को गुणा किया जाए उसमें से जो पहला अवयव हो उसके अंदर स्तंभों की संख्या और जिससे गुणा किया जाए उसमें पंक्तियों की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो मैं क्या इस प्रकार लिख सकता हूं इनको, ax = b। मैंने इन तीनों अवयवों को इस प्रकार व्यक्त किया है। इसका मतलब यह है कि अवयव जो a है, जो मैं यहां लिख रहा हूं a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, c2, c3, ये मेरा अवयव a है जो 3/3 का है। कितने बाई कितने का है? 3/3 का है। और x, जो कैपिटल X जो अवयव मैंने माना वो मेरे पास है x, y और z। मैंने इसको माना जो मेरे पास 3/1 का है। क्लियर? तो अवयव a में स्तंभों की संख्या, अवयव x में पंक्तियों की संख्या, ध्यान से देखिए, बराबर है। इसका मतलब ये दोनों गुणा होने लायक हैं, यानी ये गुणा हो जाएंगे। इसका मतलब ax परिभाषित है, गुणा हो जाएंगे, इसका मतलब ax परिभाषित है। लेकिन जब
ए और एक्स को, अवयव ए और एक्स को गुना किया जाएगा तो जो रिजल्टेंट आएगा यानी एक्स आएगा वो कितने बाई कितने का होगा, वो यहां से देखिए वो 3/1 का होगा, वो 3/1 का प्राप्त होगा। यानी उसमें उसमें 3 पंक्तियां और 1 स्तंभ होगा। तो जो बराबर में हमने अवयव लिख रखा है बी, वो हमने लिख रखा है D1 D2 D3। देखिए इसमें 3 पंक्तियां हैं, 1 स्तंभ है। और अब तक हमने पढ़ा है कि 2 अवयव समान होते हैं यदि वो समान कोटि के हों, यदि वो समान कोटि के हों। तो इस साइड जो आपका अवयव बन रहा है वो 3/1 का और इस साइड भी 3/1 का, तो समान कोटि के हैं। आप चाहें तो इन को मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, बिल्कुल चेक कर सकते हैं। देखिए हम फिर से पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा A1 x प्लस B1 y प्लस C1 z। फिर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ A2 x B2 y प्लस C2 z। तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ तो A3 x B3 y प्लस C3 z इज इक्वल्स टू, ये वाला है ही अपने पास D1 D2 D3। ये आपका जो है बिल्कुल 3/, ये जो अवयव है वो 3/1 का है और ये भी 3/1 का है। तो अगर अब हम इनकी तुलना करें तो जो हमें गिवन है वही आ जाएगा। तो इस प्रकार से व्यक्त तो कर सकते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये तो आप यहां तक फाइनल हो चुका है कि भाई हमें जो ये 3 अज्ञात चरों वाला समीकरण निकाय दे रखा है उसको हम इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं ax = b। इसमें किसी का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने जो पीछे के कंसेप्ट हैं, 2 अवयवों को गुणा करना, समान अवयवों की तुलना करना, उसी कंसेप्ट का हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। बोला सर ऐसा तो हम कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे और इसकी जो है आगे की प्रोसेस करते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं। अब स्टूडेंट आगे जो है वो हम चर्चा ये करेंगे कि जो हमारे पास यहां पे देखिए सबसे पहले जो अवयव ए थी उसको हम समीकरण में बदल लेते हैं। किस में बदल लेते हैं? समीकरण में बदल लेते हैं। सॉरी, अवयव जो ए था उसको हम सारणिक में बदल लेते हैं। किस में बदल लेते हैं स्टूडेंट? सारणिक में बदल लेते हैं, समीकरण में नहीं। और यहां लिख देता हूं मैं A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब जो हमारे पास ये जो सारणिक ए है, कौन सा सारणिक? सारणिक ए। अगर हम इसकी मान निकालें और वो मुझे नॉट इक्वल टू 0 प्राप्त हो, सारणिक ए का मान अगर मुझे नॉट इक्वल टू 0 प्राप्त हो, यानी 0 नहीं प्राप्त हो, तो हम लोग मानेंगे कि जो अवयव ए है वो कैसा है? ए व्युत्क्रमणीय अवयव है और उसकी जो व्युत्क्रम है वो विद्यमान होगी। क्या विद्यमान होगी? उसकी व्युत्क्रम। लेकिन निकालेंगे कैसे? देखिए अभी हमने यहां पे लिखा कि ax = b, ax = b। चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं इस पूरे को बोथ साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं, तो देखिए ए इनवर्स ए ये क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। इस साइड यहां पे x है तो x, और यहां पे ए इनवर्स b। आइडेंटिटी मैट्रिक्स
ए इनवर्स ए ये क्या आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, लेकिन कितने बाई कितने का, जितने बाई जितने का अपने को ए दे रखा है, यानी 3/3 का। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या देंगे, यानी ये दोनों रिजल्ट क्या देंगे, तो ये आप कहेंगे सर ये एक्स रिजल्ट देगा गुणधर्म से, बिल्कुल देगा, ए इनवर्स बी। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन के आता है, ठीक है। यानी हमें करना क्या था, हमें जो अज्ञात चर थे एक्स वाई जेड उन्हीं का मान लाना है, और उनसे बनने वाली अवयव को हमने कैपिटल एक्स से दर्शाया, बिल्कुल। तो वो कैपिटल एक्स जो ज्ञात करने का फॉर्मूला हमारे पास बना है ए इनवर्स मल्टीप्लाई बी। ए इनवर्स हम लोगों ने ज्ञात करना ऑलरेडी सीखी है, बिल्कुल। तो स्टूडेंट देख लीजिए, अगर सारणिक ए का मान नॉट इक्वल टू 0 आता है तो जो समीकरण निकाय है वो आपका कैसा होगा, वो संगत होगा, पहली बात। दूसरी बात, इस स्थिति में जो हल प्राप्त होंगे वो अद्वितीय हल होंगे। कैसे होंगे, अद्वितीय हल होंगे, ये बात आपको ध्यान में रहनी चाहिए। दूसरी बात, ए इनवर्स निकालने का तो आपने फॉर्मूला सीखा ही है लास्ट लेक्चर में, ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन सारणिक ए का मान मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए, बिल्कुल ये आपने सीखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ए इनवर्स निकालिए, यहां से यहां रखिए, उसको बी जो है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, मैट्रिक्स बी से ए इनवर्स निकाल लीजिए, फिर उसको जो भी आपके पास ए इनवर्स की मैट्रिक्स आए यहां उसको पुट कीजिए, उसको किससे मल्टीप्लाई कीजिए, मैट्रिक्स बी से, देन आपका रिजल्ट आ जाएगा मैट्रिक्स एक्स का, फिर तुलना करनी पड़ेगी। तो यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए आप लोगों को, बिल्कुल। तो स्टूडेंट आप मेंशन कर लीजिए, लिख लीजिए, इस स्थिति में जो समीकरण निकाय दे रखे होंगे वो संगत होंगे। कैसे होंगे, संगत होंगे। कब, जो सारणिक एक का मान कैसा प्राप्त हो, 0। दूसरी बात, हल जो होंगे वो अद्वितीय हल होंगे, ते हल। समीकरण निकाय के जो हल होंगे वो कैसे होंगे, अद्वितीय हल होंगे। तो बिल्कुल ये क्लियर यहां तक हो जाना चाहिए। आगे देखिए, नेक्स्ट जो है ए अव्युत्क्रमणीय हो, यानी जो हमें हमारे पास जो अवयव बन रही थी ए, वो उसका जब हम सारणिक में रूपांतरित कर दें, उस सारणिक का मान निकालें, ठीक है। स्थिति सेकंड वो मैं यहां लिख रहा हूं, सारणिक ए है, इसका मान मेरे पास 0 के बराबर आ जाए। किसके बराबर आ जाए, 0 के, तब जो है ए अव्युत्क्रमणीय कहलाएगी। क्या कहलाएगी, ए व्युत्क्रमणीय, ए जो है अव्युत्क्रमणीय कहलाएगी। क्लियर। तो अब हम कैसे पता करेंगे कि जो समीकरण निकाय हमें दे रखा है वो संगत है या असंगत। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, उसको जो है बी से मल्टीप्लाई करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इनकी रिजल्ट हमें जो है जो प्राप्त होती है वो नॉट इक्वल टू जो 0 प्राप्त हो जाए, नॉट इक्वल टू 0 प्राप्त हो जाए। फिर से सुन लीजिए, अगर हम लोग दिए गए अवयव ए को सारणिक में बदल लें और वो कैसा हो, अव्युत्क्रमणीय हो। अव्युत्क्रमणीय कब होगा, जब सारणिक ए का मान 0 हो। उस स्थिति में संगत और असंगत की जांच कैसे होगी, सुन लीजिए। सबसे पहले हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, उसको हम बी से मल्टीप्लाई करेंगे अवयव बी से। अगर उनका रिजल्ट नॉट इक्वल टू 0 आए, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए।
तो हम लिखेंगे समीकरण निकाय असंगत होंगे। कैसे होंगे? असंगत। और कोई हल नहीं। हल नहीं, ये सिचुएशन होगी। क्लियर हो जाना चाहिए। सेकंड में ये फर्स्ट सिचुएशन है, सेकंड में फर्स्ट, दो पार्ट है सेकंड में, यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। सेकंड ऐसे भी हो सकता है जब आप सारणिक एक का मान निकालें और वो 0 आ जाए, यानी अव्युत्क्रमणीय की स्थिति है, तो फिर हम लोग वही टेस्ट करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं और उसको जो है सारणिक एडजॉइंट ऑफ ए को हम अवयव बी से मल्टीप्लाई करते हैं एंड रिजल्ट चेक करते हैं। और रिजल्ट अगर अब की बार मेरे पास 0 आ जाए, क्या आ जाए? 0, तो यहां पे हम लोग बोलेंगे कि भाई जो समीकरण निकाय है वो संगत या असंगत हो सकता है। कैसा हो सकता है? संगत भी हो सकता है और असंगत भी हो सकता है। यानी उसके या तो उसका कोई हल नहीं होगा जब असंगत होगा, और संगत होगा तो उसके अनेक हल हो सकते हैं। बस ये हमें लिखना है कि निकाय जो है संगत या असंगत होगा। असंगत होगा। ठीक है, अव्युत्क्रमणीय की स्थिति में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जब एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई बी, यानी अब यार सारणिक नाम क्यों आ रहा है बीच में, इसको क्या हमसे दिक्कत है पता नहीं। एडजॉइंट ऑफ ए का जो अवयव है उसको अगर अवयव बी से मल्टीप्लाई करें तो देन रिजल्ट जो है वो 0 आ जाए। तो जो हमारा जो समीकरण निकाय है वो संगत भी हो सकता है या असंगत भी हो सकता है। इतना क्लियर होना चाहिए आपको। संगत है इसका मतलब हल होंगे, लेकिन एक से अधिक हल होंगे, यानी कई हल हो सकते हैं। हमने लिखा भी होगा, आगे वाला स्थिति है, सॉरी हमने लिखा भी है इसमें, बिल्कुल। यानी या तो बहुत से हल होंगे यानी अनंत हल होंगे, हल होंगे, और असंगत की स्थिति में तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। तो हम जो कक्षा 12 के स्तर पे जो अध्ययन कर रहे हैं ना, देखिए स्टूडेंट, अब आप कहेंगे सर एग्जैक्ट बताइए कि संगत होगा या असंगत, उसी पे चर्चा कर रहे हैं कि हमारे जो सिलेबस में है एनसीईआरटी में, यहां पे गिवन है आपकी बुक्स में, उसके अकॉर्डिंग सबसे पहली बात फिर से चर्चा कर लेते हैं। अगर जो सारणिक आपकी ए है उसका मान 0 आ गया, यानी वो अव्युत्क्रमणीय है। कैसे अव्युत्क्रमणीय? और सारणिक ए का मान 0 के बराबर नहीं आ रहा है तो वो व्युत्क्रमणीय है। तो जब व्युत्क्रमणीय है तो उसका व्युत्क्रम ए इनवर्स विद्यमान होगा, वो हम निकाल लेंगे। उस स्थिति में जो है समीकरण निकाय जो है संगत होगा, एग्जैक्ट। और हल कैसे होंगे? अद्वितीय हल होंगे, बिल्कुल। और ये जो हमारा मेथड है, इस मेथड को हम लोग जो है अवयव विधि कहते हैं। विधि का नाम क्या होता है? अवयव विधि द्वारा हल करना। इसको हम अवयव विधि बोलेंगे। आगे कुछ बात करते हैं। जब अव्युत्क्रमणीय हो तो कैसे बताएंगे भाई? तो जब अव्युत्क्रमणीय है यानी सारणिक ए का मान 0 है, तो सबसे पहले आप जो आपके पास अवयव है ए दे रखा है उसका एडजॉइंट निकालिए। क्या निकालिए? एडजॉइंट। और उसको अवयव बी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर रिजल्ट जो है 0 के बराबर नहीं आते तो आप लिखिए कि निकाय जो है वो असंगत है। कैसा है? असंगत। असंगत का मतलब कोई हल नहीं। ठीक, अगर एडजॉइंट ए को बी से मल्टीप्लाई करने पर 0 आ रहा है, यहां पे नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो असंगत है।
कोई हल नहीं और जीरो आ रहा है, तो आप कहेंगे कि जो समीकरण निकाय वो संगत भी हो सकता है और असंगत भी हो सकता है। ठीक है, और नीचे आप लिख देंगे संगत है इसका मतलब अनंत हल होंगे और असंगत है इसका मतलब कोई हल नहीं होगा। एग्जैक्टली आप नहीं बता सकते, ठीक है, बस यही लिखना है आपको, यानी फिक्स नहीं बोल सकते आप। क्लियर स्टूडेंट्स? ऐसे क्वेश्चंस देखिए हम लोग बनाएंगे, आपको मैं अभी बता देता हूं प्रश्नावली में, देन हम ये आपके क्वेश्चंस जैसे दे रखे हैं, निम्नलिखित समीकरण निकायों को संगत और असंगत के रूप में वर्गीकृत कीजिए। तो यहां पे इन कंसेप्ट का हम इस्तेमाल करेंगे, एक ये रहा, ये और ये तीनों कंसेप्ट का ही बस, बिल्कुल ये आपकी थोड़ी जो है माइंड में सेट होनी चाहिए। चलिए यहां तक अगर आपको क्लियर हो गया होगा, कोई समस्या है तो आप बताइए, अदरवाइज हम लोग जो है एग्जाम्पल्स की ओर बढ़ते हैं। तो ये आज का जो है इस चैप्टर का बस इतना ही थोड़ी है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अगर क्लियर है तो सारे क्वेश्चंस एकदम 1 बाय 1 बनते चले जाएंगे स्टूडेंट। और अगर 2-3 एग्जाम्पल हम आप लोगों ने अच्छे से देख लिए तो आप सेल्फली खुद से बना लेंगे चैप्टर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, चलिए शुरू करते हैं आज का जो है हमारा एग्जाम्पल नंबर 16। बिल्कुल हमें बोला गया है ये जो हमारे पास समीकरण दिखाई दे रखा है, यानी ये दो चरों वाले समीकरण हैं, को हल कीजिए। ये जो समीकरण दिखाई दे रखा है इसको हल करना है, तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आप जो हमने जहां से स्टार्ट किया उसी की तरह तर्ज पे इसको लिख लीजिए मैट्रिक्स बना के। तो शुरू करते हैं हल 16। तो देखिए स्टूडेंट, जो आपका अवयव ए बनेगा वो बनाइए सबसे पहले। 2 3 5 2, ये अवयव ए बन गया आपका, बिल्कुल। अब मैं आपको बोलूं कि आप अवयव एक्स बनाइए, तो आप इजीली लिखेंगे सर, इसको लिख दीजिए सर एक्स और वाई, बिल्कुल वेरी गुड। अब मैं आपको बोलूं अवयव जो है बी बताइए, तो आप बोलेंगे सर अवयव बी जो है हमारा 1 7। और एक छोटी सी बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है उस पर भी चर्चा कर लेते हैं कि आपका ये जो आपको जो ये समीकरण दे रखे हैं ये इसी स्टैंडर्ड रूप में होने चाहिए, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, इसी स्टैंडर्ड रूप में होनी चाहिए। अगर इधर उधर हो रखे हैं तो आप इस रूप में बना लेना अवयव बनाने से पहले, ठीक है? समझ गए होंगे आप मेरी बात? बोला सर यस। अब हमें अवयव सिद्धांत का प्रयोग करते हुए ही हल करना है, तो वो हमारा क्या आया था यहाँ पे, फॉर्मूला क्या बना था? आप कहेंगे सर x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ए इनवर्स बी। सबसे पहले आप अवयव जो आपका ए है उसको सारणिक में बदलिए। किस में बदलिए? सारणिक में बदलिए, बिल्कुल बदल दिए। ये लो, ये तो छोटा सा काम है, अवयव का चिन्ह हटाना है और सारणिक का लगाना है। सोल्व आउट कीजिए इसको, 2 को 2 से 4, 5 3 15, तो माइनस का 11। यहां पे लिखिए चूंकि सारणिक ए नॉट इक्वल टू 0, सारणिक ए का मान क्या है? नॉट इक्वल टू 0, अतः ए व्युत्क्रमणीय है, इसलिए ए इनवर्स विद्यमान होगा। ए इनवर्स क्या होगा? विद्यमान होगा, होगा स्टूडेंट। और ये भी आपको पता है कि भाई समीकरण निकाय कैसा है, आप कहेंगे संगत है और हल अद्वितीय आएंगे, इतना तो क्लियर हो गया है। चलिए शुरू करते हैं। ए इनवर्स निकालने के लिए आप सबसे पहले सहखंड निकालिए, सहखंड निकालिए A11। इसका सहखंड निकालेंगे तो इसके फेवर में निकालेंगे, तो इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे। 1 और 1 अनुलग्न, 2 जो क्या है सम, तो प्लस चिन्ह इस्तेमाल कीजिए यहां, और ये हो गया 2।
आगे देखिए A12 योग कितना अनुलग्न होगा 3 विषम है तो किससे गुना करेंगे माइनस से 1 2 ये रहा, इस पूरे को छोड़ा इसको छोड़ा कितना 3। सेकंड A21 किससे गुना करेंगे माइनस से, क्योंकि अनुलग्नों का योग विषम, तो इसके फेवर में निकाल रहे थे तो कितना 5। A22 अनुलग्नों का योग सम, इसलिए प्लस से गुना करेंगे ये रहा, तो ये और ये छूट गया तो इतना कितना 2। इसके फेवर में ठीक है 5, इसके फेवर में 3, इसके फेवर में 5, इसके फेवर में 2। क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखिए एडजॉइंट ए स्टूडेंट एक क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए इजीली, आराम से इसको 2 बार रिपीट करके एक क्वेश्चन को देखिए कि मैं किस प्रकार से सोल्व कर रहा हूं, और आप देखोगे कि सारी चैप्टर्स एक दूसरे से लिंक है। पीछे की चैप्टर आ रही है तो आगे वाली आएगी, 4.4 आ रही है 4.5 इजीली आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं, A11 A12 A21 A22 ये सारी क्या है सेकंड है, और इनका क्या कर दीजिए ट्रांसपोज कर दीजिए। तो देखिए हमारा जो बन जाएगा एडजॉइंट ए, सारी वैल्यूज 2 -3 -5 2 और इनकी आपको बना देनी ट्रांसपोज। तो यहां से आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए बन चुका है 2 -3 -5 और 2। इतना क्लियर हो जाना चाहिए, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल स्टूडेंट, यहां तक कोई भी डाउट है तो आप बताइए कमेंट में, अभी बता दीजिए। चलिए नेक्स्ट अब सोल्व करते हैं। तो देखिए ए इनवर्स यहां पे देख यही लिख लीजिए, ए इनवर्स क्या बन जाएगा 1/, सारणिक ए का मान कितना है -11 मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए, ये हमारी ए इनवर्स बन गई। कैसे 1/, सारणिक ए का मान मल्टीप्लाई किससे एडजॉइंट ऑफ ए से। लेकिन हमारे पास देखिए x कैसे निकलेगा, कैपिटल X जो है, यानी कैपिटल X क्या है x और y वाली अवयव, ए इनवर्स को किससे मल्टीप्लाई करने पड़ेगा b से। तो देखिए यहां से x इजिकल्स टू ए इनवर्स मल्टीप्लाई b, तो देखिए -1/11 2 -5 -3 2 और अवयव b 1 और 7। ये जो है देखिए ये आपका 2/2 का और ये 2/1 का, तो मल्टीप्लाई तो हो जाएंगे क्योंकि इसके अंदर 2 जो है क्या है स्तंभ, इसमें 2 पंक्ति, नया अवयव 2/1 का बनेगा। हाँ याद रखिएगा इस बात को आप। तो -1/11 पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से, तो 2 को 1 से 2 7 पंजो 35, इसको इससे गुना किए -3, इसको इससे प्लस का 14। क्लियर है। आगे देखिए -1/11 माइनस का 33 और प्लस का 11 बच गया आपके पास। ठीक है, आप चाहें तो इस माइनस को, इस -1/11 को अंदर गुना कर दीजिए, बिल्कुल कर देते हैं। तो देखिए ये हो गया, माइनस को माइनस से गुना किया प्लस 33/11 3, इसको इससे गुना किया माइनस और 11/11 तो -1।
इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए। बोला सर ओके हो गया क्लियर। फिर से देख लीजिए, माइनस और माइनस प्लस, 33/11 3, माइनस और प्लस गुना होकर माइनस और 11/11। आप कहेंगे सर माइनस का 1। यहां तक किसी के कोई दिक्कत है तो बताइए। तो अब देखिए, ये आपका x जो है अवयव क्या है, एक्स वाई है। तो अब लिखिए, यहां लिख दीजिए, यहां पे स्पेस है। तो बिल्कुल आगे आप ऐसे कर सकते हैं, बट्टे नहीं, एक्स वाई बराबर आपके पास आ गया 3 - 1। ये कैपिटल एक्स का मान है, यहां रख दिया भैया, ये रहा। तुलना कर लीजिए, तो x बराबर 3 और y बराबर -1। y बराबर -1। तो कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, हमने कुछ नहीं किया। जो अवयव कैपिटल एक्स है वो क्या है, एक्स वाई, तो वो यहां पुट कर दिए इसके स्थान पे। और इस साइड दोनों देखिए, ये 2/, इसमें 2 पंक्तियां है, एक स्तंभ है, तो 2/1 का है, ये भी 2/1 का है, समान है, तो तुलना तो होगी, स्वाभाविक बात है। कहां क्या दिक्कत है बताइए आपको, किसी को भी कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। बिल्कुल इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। तो आप ये बिल्कुल ये क्वेश्चन अच्छे से देख लें, पैटर्न सभी में यही रहना है जब आपको अवयव विधि से हल करना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। बिल्कुल स्लाइड बदलते हैं और सोल्व आउट करते हैं इसको। तो स्टूडेंट नेक्स्ट जो हमारा एग्जांपल है, उदाहरण नंबर 17, इसको अवयव विधि से सोल्व करना है। तो बिल्कुल शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है हम लोग अवयव ए लिख लेते हैं। देखिए आपका अवयव ए क्या बन रहा है वो देखिए, 3 2 एक्स के चर लिख रहा हूं 3, या पहला इक्वेशन लिख लीजिए 3 - 2 3। दूसरा है 2 1 -1, 4 -3 2। ये अवयव अपना ए हो गया। फिर देखिए बी अपने पास हो गया 8 1 4। एंड अवयव जो है एक्स, इसको आप क्या लिखेंगे, एक्स वाई और जेड। यहां पर कोई दिक्कत है तो बताइए आप। देखिए स्टूडेंट यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है बिल्कुल। अब देखिए क्या करना है, सबसे पहले आप सारणिक एक का मान निकालिए, बाकी काम बाद में। 3 -2 3, 2 1 -1, 4 -3 2। सबसे पहले हम सारणिक ए का मान निकालते हैं। चलिए सारणिक ए का मान हम निकालते हैं। पहले 3 R1 के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, R1 के अनुदिश हल कर रहे हैं। तो ये वाला एलिमेंट यहां लिखिए, ठीक है। तो 1 1 यानी प्लस, उपसारणिक लिखिए 1 -1 -3 2। ये वाला अवयव लिखिए -2। तो किससे गुना होगा, यहां पे माइनस से किससे गुना होगा, बिल्कुल माइनस से गुना हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए आपको, बिल्कुल माइनस से गुना हो गया। ये कारण कि यहां पे ये जो है कौन सा है, A12, और अनुलग्न कैसा हुआ, विषम, तो माइनस से गुना।
उप सारणिक देखिए, इस पूरे को छोड़िए, इसको 2 4 -1 2, यहां तक क्लियर। फिर देखिए +3, ये जो अवयव है A13, अनुलग्न समय तो प्लस से गुना। तो ये जो पीछे की बेसिक चीजें वो आपको क्लियर हो जानी चाहिए, हम बार बार फिर बता रहे हैं। फिर देखिए उपसारणिक, ये पूरा छोड़िए, 2 1 4 -3, तो सारणिक ए जो है उसकी वैल्यू देखते हैं। इसको इससे गुना किए, 2 माइनस का चिन्ह, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 3 +2 2 दूनी 4, और माइनस का चिन्ह यहां होता ही है, ये -4 +3, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए -6 -4। नेक्स्ट देखिए, यहां से आपको बचा -1, और ये आपका हो गया 2 4 + 4, और ये आपके हो गया -10। सारणिक ए, इसकी मान देखिए -3, 4 दूनी 4 और 4 8, 8 दूनी 16 -30। तो फाइनली देखिए सारणिक ए का मान आपके पास जो आ रहा है -33 +16। सारणिक ए का मान -17। ठीक है, क्लियर है। अब आप यहां लिखिए, चूंकि सारणिक ए का मान नॉट इक्वल टू क्या है 0, नॉट इक्वल टू क्या है 0, इसलिए ए का व्युत्क्रम विद्यमान होगा, और ए क्या है व्युत्क्रमणीय होगा। अब हमें निकालना है, फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए, x = A इनवर्स मल्टीप्लाई B। सबसे पहले A इनवर्स निकालेंगे, तो व्युत्क्रम अवयव निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, सारणिक ए का मान चाहिए जो है। अब आपको एडजॉइंट ए चाहिए, तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए आपको सेकंड चाहिए, सभी एलिमेंट्स की सेकंड चाहिए। तो पहले देखिए इस एलिमेंट की आपको सेकंड निकालनी है, तो A11 चाहिए आपको। क्या चाहिए, A11 बिल्कुल चाहिए। तो A11 अनुलग्न कैसा है, समय, तो प्लस से मल्टीप्लाई कीजिए, उपसारणिक लिखिए 1 -1 -3 2। क्लियर, ये इसकी उपसारणिक लिख दी। ये आपका अनुलग्न हो गया, और ये आपकी उपसारणिक हो गई। उपसारणिक को हम कैपिटल एम से दर्शाते हैं यहां पे, ठीक है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 माइनस, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो माइनस और माइनस को प्लस, तो 3, फाइनली आपके पास -1। A12 अनुलग्न विषम तो माइनस से गुना होगा। चलिए ये पूरा छूटेगा, ये छूटेगा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए डायरेक्ट। अब आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बार बार इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन बड़े होते चले जाएंगे अदरवाइज। ठीक है, चलिए हम तो पूरा लिख देते हैं, 2 4 -1 2, तो ये माइनस, इसको इससे गुना किए 4, और माइनस इसमें होता ही है, माइनस यहां पे दे रखा है, तो +4, तो ये -8।
देखिए इनको मल्टीप्लाई किए तो -4 और माइनस बीच में होता है तो प्लस हो गया। A13 अनुलग्न कैसा है, सम, तो प्लस से गुना कर दीजिए। A13 ये पूरा छूटेगा, 2 1 4 -3 -3। चलिए तो माइनस का 6 -4 इजिकल्स टू -10। नेक्स्ट देखिए A21 अनुलग्न विषम है, माइनस से गुना कर दीजिए तो ये 2 1 ये छूट जाएगा, ये रहा 2 1 तो ये पूरा और ये छूटेगा तो 2 माइनस का 2 3 -3 2, फाइनली ये माइनस इधर, इसको इससे गुना किए -4, माइनस यहां पे होता ही है तो ये +9, कट गया भैया। ओके, फाइनली जो रिजल्ट आई आपके पास यहां -5 -5। आगे देखिए A22 ये रहा 22, ये पूरा छूटेगा, ये छूटेगा तो अनुलग्न +3 3 4 2 तो फाइनली ये 6 माइनस इनको मल्टीप्लाई कीजिए 12 तो -6। A23 अनुलग्न विषम है तो माइनस से गुना कीजिए, ये रहा, ये पूरा छूटेगा, ये छूटेगा, 3 -2 4 -3। फाइनली रिजल्ट देखिए माइनस, ये रहा, इनको इनसे मल्टीप्लाई कीजिए, -9 प्लस का 8 -9 और +8 तो ये तो माइनस, यहां -1 बचा तो ये +1 हो गया भैया। ठीक है, आगे देखिए A31 सम है तो अनुलग्न प्लस, ये रहा 3 1 ये पूरा छूट गया, -2 3 1 -1 इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 -3 -1 A32 माइनस, आगे बढ़िए, ये रहा 3 2 तो ये पूरा और ये पूरा 3 2 3 -1 दोबारा से देख लीजिए 3 2 3 -1 सोल आउट करेंगे तो ये माइनस यहां है ही, -3 -6 -9 और फाइनली ये आपके आ गया 9 A33 तो अनुलग्न प्लस आएगा, उपसारणिक लिख लीजिए, इसके फेवर में लिखना है तो ये पूरा छूट जाएगा, ये छूट जाएगा 3 2 2 -2 1 फाइनली सोल्व कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए 3 + 4 7। अब हम लोग जो है स्लाइड बदल लेते हैं और बना लेते हैं इसकी जो है एडजॉइंट ए, बिल्कुल। तो चलिए स्टूडेंट करते हैं नेक्स्ट आगे की प्रोसेस। तो देखिए एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, लिखिए -1 -8 -10 -5 -6
1, आगे देखिए -1 9, -1 9 7, इसका आप ट्रांसपोज बना दीजिए। तो एडजॉइंट ऑफ ए बराबर -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 9 7, ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए आ गया है। हमें ए इनवर्स चाहिए, बिल्कुल इजीली आप निकाल लीजिए। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन सारणिक ए का मान -1/17। आगे देखिए -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 7। अब हम लोग ये जो माइनस है इसको अंदर भेज देते हैं। हम क्या करते हैं, इस माइनस को अंदर भेज देते हैं। तो 1/17, तो ये हो गया, माइनस को अंदर भेजा तो 1 5 1 8 6 -9 10 -1 -7, ये हमारा ए इनवर्स आ गया स्टूडेंट। अब आप लोगों ने फॉर्मूला लिखा x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू मल्टीप्लाई में सारणिक b। तो पहले तो यहां पे इसको फुलफिल कर दीजिए, यानी ये वैल्यू यहां डाल दीजिए। तो 1/17 1 5 1 8 6 -9 10 -1 -7। अब यू बी का वैल्यू देखिए 8 1 4 4 8 1 4, इसमें किसी के कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए स्टूडेंट। क्लियर है सबको? अब देखिए मैं ये जो अपना x है यहां पे है 1/17 को मैं बाहर रख रहा हूं, मल्टीप्लाई कर रहा हूं, पहली पंक्ति पहला स्तंभ 8 + 5 + 4, 8 को 8 से गुना किया 64, 6 को 1 से 6 -9 और 4 9 चौक 36, 10 को 8 से 80, -1 1 -1 माइनस का 28। फाइनली रिजल्ट देखिए क्या आने वाले हैं। 1/17 आपका यहां पर रखा हुआ है, जोड़िए भाई 17, इनको जोड़िए, ये कितना हुआ, ये हो गया आपका 70, 70 में से 36 गए 34, दोबारा से जोड़ लिए इनको, 70 तो बन रहा भाई, ठीक है। ये 80, 80 में से 29 गए, 80 में से 29 गए, 1 उधर गया 7 5 51। यार छोटे मोटे जोड़ की गलतियां बहुत होने की गुंजाइश है, क्योंकि चिराग के तले हमेशा अंधेरा रहता है। जहां गलती नहीं होने की गुंजाइश होती है वहीं गलतियां होती है, ठीक है। इस 17 को अंदर भेज दिया, अगर 17 को आपने अंदर भेज दिया तो देखिए फाइनली आपके पास क्या बनेगा, 1 17 दूनी 34 और 17 तिया 51। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है। x आपकी है क्या, आप बोलेंगे सर जो x है वो डाल देते हैं, x y z बराबर 1 2 3। यार अजीब मान आए, बड़े अच्छे अच्छे मान आए, तुलना कर लिए तो x बराबर 1 y बराबर 2 z बराबर 3, ये हमारी आंसर आ गई। काफी अच्छे अच्छे मान आ गए है ना।
ऐसे लगा है जैसे जमा के लिखे हो। ठीक है, तो काफी इजी क्वेश्चन, कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। अगर आप ये एग्जाम्पल नंबर 16 और 17 इनको अच्छे से देख लीजिए 2 बार, सारी चैप्टर क्लियर हो जाएगी स्टूडेंट। देखते हैं इसकी जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसको हम लोग बनाते हैं। बिल्कुल देखिए, चलिए आगे। तो देखिए स्टूडेंट, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा लैंग्वेज में दे रखा है, इसको मैथ में कन्वर्ट कर लेंगे हम मैथमेटिकली। 3 संख्याओं का योग 6 है। पहली बात तो हमें संख्याएं इसमें पता नहीं है, तो सबसे पहले संख्याएं मान लीजिए, संख्याएं आप यहां पे मान लीजिए। माना 3 संख्याएं x, y, z है। अब हम लैंग्वेज जो दे रखा है उसके अनुसार जो है समीकरण बनाते हुए चलते हैं। तीनों संख्याओं का योग 6 है, तो पहला तो यहीं से बन जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6। पहला इक्वेशन बन गया। आगे चलिए, यदि हम दूसरी संख्या को 3 से गुना कर दें, तो दूसरी संख्या हमारे पास कितना है, y है, उसको कितने से गुना कर दें, 3 से, तो 3y। दूसरी संख्या में जोड़ दें, तीसरी संख्या को 3 से गुणा करके, सॉरी तीसरी संख्या को बोला है, दूसरी को नहीं, तीसरी संख्या को 3 से गुणा करके, तीसरी संख्या को 3 से गुणा करके दूसरी संख्या में जोड़ दें, तो दूसरी संख्या कितना है, y है, तो y प्लस 3z बराबर कितना प्राप्त होता है, अगला कह रहा है 11 प्राप्त होता है। समझ गए होंगे। तीसरी संख्या को 3 से गुना कर दें, यानी z को 3 से गुना कर दें और फिर y उसमें जोड़ दें दूसरी संख्या, तो 11 प्राप्त होता है। आगे देखिए, पहली और तीसरी को जोड़ने से, पहली और देखिए पहली और तीसरी को जोड़ने से तो x प्लस दूसरी संख्या का 2 गुना प्राप्त होता है। दूसरी संख्या का 2 गुना प्राप्त होता है, यानी दूसरी संख्या y है तो उसका 2 गुना 2y, ऐसा बोला है। ठीक है, पहली और तीसरी को जोड़ने पर जो रिजल्ट आता है वो दूसरी संख्या का 2 गुना आता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको आपको बताया स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख लीजिए। इस 2y को इस साइड लेके आ जाइए, x माइनस 2y प्लस z बराबर 0। तो ये आपका जो है, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये कितना हो गया स्टूडेंट, 3। तो समीकरण 1, 2 और 3 जो है वो आपके पास बन जाने चाहिए, बिल्कुल बन गए। यानी 3 x, y और z, 3 जो चर हैं उनमें आपके पास रेखिक समीकरण बन गए। अब यहां से आप लिख लीजिए सबसे पहले अवयव a। तो अवयव a क्या बन रहा है वो देखिए, आपका हमेशा की तरह अवयव a 1 1 1, अवयव a बन रहा है, जो यहां पे x का वैल्यू है नहीं, इसका मतलब 0 1 3, और यहां पे 1 -2 1, यह अवयव आपका a आ गया। और जो चर जो है अज्ञात चर, उनसे बनने वाला अवयव आप कहेंगे सर कैपिटल X, जो x, y और z है। अवयव b, ये आपका क्या है देखिए, अवयव b, इसको आप 6 11 और 0 लिखिए, 6 11 और 0। इसमें यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आप जो है सबसे पहले सारणिक a का मान निकालिए। किसका, सारणिक a। तो अवयव a को सारणिक में रूपांतरित कीजिए, 1 1 1 0 1 3 1 -2 1। और आपको हमने बताया बेसिक में कि आप उस पंक्ति या उस स्तंभ के अनुदिश इसको हल करने का प्रयास कीजिए जिसमें 0 ज्यादा है। ठीक है, तो यहां पे आप इसको जो है
या तो पंक्ति 2 के अनुदिश हल कर लीजिए या स्तंभ पहले के, आपकी इच्छा है। तो मैं इसको R2 के अनुदिश हल कर रहा हूं। किसके अनुदिश से? R2 के अनुदिश हल कर रहा हूं। ठीक है, तो देखिए यहां तो हल करने, ये देखिए ये कौन सा हुआ? ये 2 1 हुआ, 2 1, तो माइनस से गुना करूंगा इसको, -1, और इसकी उपसारणिक लिखिए, पूरा छूट जाएगा भाई। तो 1 1 1 1, फिर देखिए 3, तो 3 के साथ क्या आएगा? दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ माइनस। फिर देख लीजिए यहां पे, ये दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो यहां तो प्लस आएगा। ठीक है, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ इसके, और यहां पे दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो माइनस। ठीक है, यहां से देखिए ये पूरा छूटेगा, ये छूटे 1 1 1 -2, 1 1 1 -2। तो सारणिक ए जो है आपका, उसका मान देख लीजिए, 1 -1 -3, तो -2 -1, तो भैया ये तो 0 हो गया। -3 गुना -3, ये आपका हो गया 9। कितना आ गया? सारणिक ए का मान स्टूडेंट आपके पास चेक कर लीजिए कितना आ रहा है। बिल्कुल 9 आ रहा है। कितना आ रहा है? 9। अब जो है 9 जो है आ रहा है, तो आप लिखिए चूंकि सारणिक ए जो है नॉट इक्वल टू कितना हो गया? 0, इसलिए ए व्युत्क्रमणीय है। कैसा है? ए व्युत्क्रमणीय है, इसलिए इसका ए इनवर्स विद्यमान होगा। ठीक है, अब आप जो है सेकंडज, सॉरी सेकंडज का नाम आ गया, सेकंड निकाल लीजिए सभी। ये जो अवयव ए है इसकी सभी सेकंड निकाल लीजिए, और फिर उसके एडजॉइंट ए निकाल लीजिए, सेकंडज अवयव। पहले सेकंड निकालेंगे, ठीक है। तो ए 1 1, ए 1 1, देखिए पहला ये रहा। अनुलग्न कैसा? प्लस, और सटाक से लिख दीजिए 1 3 -2 1। सोल्व कीजिए इसको, 1 माइनस इसमें है ही पहले से, इसको ऐसे मल्टीप्लाई किए तो ये 6, तो 7 आ जाएगा। A12 अनुलग्न कैसा? माइनस आएगा, माइनस से गुना करेंगे, विषम है तो 0 3 1 1, तो ये माइनस है यहां पे, ये 0 -3, तो फाइनली 3। A21 अनुलग्न कैसा? विषम, तो माइनस से इसके रेस्पेक्ट में पूरा छूटेगा भाई, 0 1 1 -2, माइनस बाहर देखिए तो ये 0 -1, फाइनली कितना? 1। इसमें आपको डाउट है तो आप बोल सकते हैं, बता दीजिए जल्दी से। A11 A12 ये कैसे? A21 कैसे निकाल दिया बीच में? इसका निकाला A13 था यार, A13 ये निकालना था। इसमें अनुलग्न देखिए, यहां पे अनुलग्न प्लस आएगा, यहां पे अनुलग्न प्लस सम है, यहां पे माइनस है। माइनस इसलिए कि ये विषम है, 1 + 2 3 है ना विषम, माइनस 1 + 3 4, तो सम। यहां पे प्लस चिन्ह हो गया, -1।
यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए स्टूडेंट आप लोगों को, ठीक है। आगे देखिए, A21 विषम है तो माइनस से गुना कर दीजिए। इसके रेस्पेक्ट में 1 1 -2 1 -2 1 देख लीजिए जल्दी से। तो ये माइनस यहां 1 + 2 फाइनली -3, फाइनली कितना -3। A22 अनुलग्न कैसा आएगा, प्लस, सम होने की वजह से। तो इसके रिस्पेक्ट में देखिए, इसके रिस्पेक्ट में पूरा ये छोड़ दीजिए, 1 1 बिल्कुल 1 1 1 1 फाइनली 0, आंसर 1 - 1। A23 अनुलग्न कैसा, माइनस। इसके रेस्पेक्ट में देखिए ये पूरा छूटेगा, ये छूटेगा, तो 1 1 1 -2, तो माइनस यहां पे -2 -1। तो फाइनली मेरे को ये लग रहा है ये रिजल्ट आपकी आ गई, ये -3 और ये -12 तो 3। A31 3 + 1 4, तो अनुलग्न प्लस, ये रहा, तो ये पूरा छूट गया, 1 1 1 3 1 3। तो फाइनली 3 - 1 2। A32 अनुलग्न माइनस, देखिए आगे इसके रेस्पेक्ट में पूरा ये पूरा और ये, तो 1 0 1 3। तो फाइनली देखिए -12 और ये 3 -0, तो ऑल ओवर -3। A33 अनुलग्न प्लस आएगा स्टूडेंट, इस पे इसके रेस्पेक्ट में ये पूरा छूट जाएगा, 1 1 0 1। तो 1, ये सभी आपकी सेकंड आ गई, बिल्कुल चेक कर लीजिए आसानी से। अब हम लोग जो है एडजॉइंट ए बना लेते हैं। तो देखिए इस यहां पे बना लेते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। तो लिखिए सबसे पहले 7 3 -1 7 3 -1 -3 0 7 -3 0 3 -3 0 3। ठीक है, आगे देखिए 2 -3 1 और इसका बना दीजिए ट्रांसपोज। फाइनली मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ए ये बन जाएगा 7 3 -1 -3 0 3 2 -3 1। ये एडजॉइंट ए हो गई। ये अपना क्या बन गया स्टूडेंट, एडजॉइंट ऑफ ए बन गया है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ए इनवर्स 1 सारणिक ए का मान कितना है 9, मल्टीप्लाई कर दो किससे, एडजॉइंट से, तो 7 -3 2 3 0 -3 -1 3 1। इतने में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब फाइनली सॉल्यूशन करना है, तो x = a इनवर्स मल्टीप्लाई b। तो देखिए x = a इनवर्स 1/9 a इनवर्स, ये रही मेरी 7 -3 2 3 0 -3 -1 3 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां पे b मल्टीप्लाई में लिख देता हूं मैं, थोड़ी स्लाइड चेंज कर लेता हूं ताकि अभी सड़क से हो जाए। ठीक है, चलिए इतना क्लियर है आपको। अब अवयव b जो है यहां मल्टीप्लाई में लिखना है, तो लिख देते हैं अवयव b जो हमारे पास
आया है, अवयव बी जो है हमारे पास है 6 11 0, 6 11 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 को 6 से क्या 7 42, इसको इससे क्या -33 0, 3 को 6 से 18 0, इसको इससे 0, इसको इससे -6, इसको इससे 33, इसको इससे 0। तो x = 1/9 घटा दीजिए, तो यहां पे 9, यहां पे 18, यहां पे 3 यहां से चला गया 27। तो अगर हम लोग जो है x को कैपिटल X इसकी वैल्यू निकालें, 9 का भाग डाल दीजिए, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और 9 तीस 27। यार ये भी अवयव x पुट कर दीजिए, x y z, 9 नहीं सॉरी 1 1 2 3, 1 2 3 तुलना कर लीजिए, तो x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर 3, आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक आपके कोई समस्या नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। यार ये लास्ट में भी इसका x y z का 1 2 3 ये एक संयोग है, बाकी कुछ नहीं है। तो स्टूडेंट आशा करते हैं आज की लेक्चर बिल्कुल आपको समझ में आ गई होगी, अच्छी लगी होगी। तो वीडियो जो है अच्छे से देखिए, जमा के सारी जो है क्वेश्चंस अपने नोट्स में लिख लीजिए। फिर भी कोई समस्या हो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत स्टूडेंट्स।